शर्मिंदा है देश। देश शर्मिंदा है इसलिए क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में एक लड़की से बलात्कार हुआ। उस बहादुर लड़की ने दिल्ली से लेकर सिंगापुर तक मौत से मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार वो मौत के आगे हार गई। एबीपी न्यूज उम्मीद करता है कि इस मौत पर देश का गुस्सा बेकार नहीं जाएगा। हमारी सरकार और हमारा समाज अपनी बेटियों का सम्मान करना सीखेंगे। सरकार ऐसे इंतजाम करे कि देश को अब शर्मिंदा ना होना पड़े। एबीपी न्यूज पर वक्त है बड़ी बहस का। देश शर्मिंदा है और देश गुस्से में भी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या देश का ये गुस्सा बेकार जाएगा। अभी तक क्या कुछ हुआ है आपको बता दें। सिंगापुर के अस्पताल में रात 2:15 बजे पीड़ित लड़की की मौत हो गई। उसके बाद अब एक विमान सिंगापुर पहुंच चुका है। पार्थिव शरीर दिल्ली लाने के लिए भारतीय विमान सिंगापुर पहुंचा है। सिंगापुर के अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया है पीड़ित लड़की का और उसके बाद उसके पार्थिव शरीर को देर शाम या रात तक भारत लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किए जाने की मांग सामने रखी है। लोगों की तरफ से भी ये मांग उठ रही है। इसके अलावा जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। जेएनयू से मुनिरका तक एक मार्च निकाला गया। उस बस स्टैंड तक लोग गए जेएनयू से मार्च लेकर, जहां से बस में सवार हुई थी दिल्ली गैंगरेप की पीड़ित लड़की। दिल्ली में राजपथ, इंडिया गेट और विजय चौक जाने वाले रास्ते बंद किए गए हैं ताकि यहां पर लोग ना पहुंचे। इसके अलावा राजीव चौक समेत 10 मेट्रो स्टेशन सुबह से ही बंद हैं। दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है। इसके अलावा 2 जगहें हैं जहां पर धारा 144 लागू नहीं है, जंतर मंतर और रामलीला मैदान। जंतर मंतर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी पहुंची, लेकिन वहां उनके पहुंचने पर उनका घेराव किया गया, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, श्रद्धांजलि उन्होंने दी और वहां से फौरन ही लौट आई। सोनिया गांधी ने कहा है कि मैं पीड़ा समझती हूं, उसका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है दुख जताते हुए कि मौत बेकार नहीं जाएगी। आपको बता दें कि 3 जनवरी को पुलिस आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर करेगी, ये दिल्ली पुलिस ने बताया है। इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस भी चलेगा। सभी 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस चलेगा। दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी दी। दिल्ली पुलिस कोर्ट से आरोपियों के लिए फांसी की मांग करेगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस की सुनवाई हर दिन होगी। हर दिन सुनवाई की मांग भी की जाएगी फास्ट ट्रैक कोर्ट में। राहुल गांधी ने ट्विटर पर श्रद्धांजलि दी है दिल्ली गैंगरेप केस की पीड़ित लड़की को। राहुल गांधी ने क्या कहा आपको बताते हैं। मेरी भावनाएं पीड़ित लड़की के परिवार और उन लाखों हिंदुस्तानियों के साथ हैं जो एक बेहतर भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, ट्विटर पर संदेश नहीं दिया है। हमें बीते कुछ दिनों की घटनाओं पर गौर करना चाहिए। नागरिक होने के नाते हमें महिलाओं की गरिमा का सम्मान और कानून का पालन करना चाहिए, ये कहा है राहुल गांधी ने। महासचिव कांग्रेस पार्टी, उनका ये भी कहना है कि मैं अपनी बहन और मां के साथ उस युवा लड़की के परिवार के साथ खड़ा हूं। मेरी दुआएं उस परिवार के साथ हैं। आपको बता दें कि लड़की के निधन पर सरकार और समाज के हर वर्ग के लोगों ने शोक जताया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि महिला और मां होने के नाते वो पीड़ा समझती हैं, उसका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा है कि उसकी मौत बेकार नहीं जाएगी। राष्ट्रपति ने भी दुख जताते हुए कहा है कि हम ये संकल्प लें कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। पिछले 1.5 हफ्ते से देश सड़क पर है और गुस्सा उबल रहा है। सवाल यह है कि क्या देश का गुस्सा बेकार जाएगा। आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि उसे न्याय मिलेगा और उसका यह संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। We shall have to resolve that this totally condemnable incident are not recorded. आप जो भावना चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा हो जाए, ये पूरा हम मजलिस कर देंगे। इस जान को सस्ते में नहीं जाने देना है और कोई भी आज सरकार ये बोल के नहीं बच सकती कि शर्मनाक है, दुखद है, हमें भी दुख है। ये 10 दिन का टीवी शो नहीं होना चाहिए। तो केवल इमोशनल ब्लैकमेल हुआ। हम चाहते हैं कि जैसे उनकी बेटियां सुरक्षित हुए उसी तरह सबकी बेटियां सुरक्षित। गुस्सा हम लोग अंदर होना चाहिए, इसका जरूरत है, इसलिए ऐसे घटना आने वाले दिन में नहीं होना चाहिए।
जंतर मंतर पर जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित श्रद्धांजलि देने पहुंची, तो प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उनका घेराव किया और उन्हें आनन फानन में मोमबत्ती जलाकर वापस लौटना पड़ा। ये गुस्से का ही आलम है। 2 हफ्ते के बाद आने का क्या मतलब? जब वो लड़की मर चुकी है उसके बाद यहाँ आने का क्या मतलब? अब क्या देखने के लिए आए हैं यहाँ पर? उससे पहले कहाँ थे ये लोग? शीला दीक्षित यहाँ की क्या दिखाना चाह रही है? शीला दीक्षित सिर्फ ये अपनी सहानुभूति बटोरना चाहती है। शीला दीक्षित चाहती है कि मेरे यहाँ आने से लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो सकता। 13 दिन पहले हुई गैंगरेप की वारदात ने पूरे देश में सरकार और व्यवस्था के खिलाफ गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया है। पीड़ित लड़की की मौत ने इस सवाल जरूर पैदा कर दिया है कि पिछले 13 दिनों से जिस गुस्से को पूरे देश ने देखा, क्या वो बेकार जाएगा? आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि उसे न्याय मिलेगा और उसका यह संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। आप सबको मैं भरोसा दिलाती हूं कि आपकी आवाज सुनी गई है। एक महिला और मां होने के नाते मैं जानती हूं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं आप सबके साथ हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री भी देश को भरोसा दिला चुके हैं कि पीड़ित की मौत बेकार नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, मैं देश को बताना चाहता हूं कि वो भले ही जिंदगी की लड़ाई हार गई, अब ये हम लोगों पर है कि हम उसकी मौत को बेकार न जाने दें। इस घटना के बाद देश की भावना को महसूस किया जो बदलाव चाहती है। अगर हम इस घटना से सबक लेकर सकारात्मक बदलाव के बारे में सोचें तो ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री भी ये महसूस कर रहे हैं कि देश बदलाव चाहता है, उस व्यवस्था के खिलाफ जिसने अपराधियों के मंसूबों को आसमान जैसी ऊंचाई दे रखी है। राष्ट्रपति भी अब ऐसे माहौल की वकालत कर रहे हैं जहां महिलाओं के लिए सुरक्षा हो। This is an occasion where nation as a whole, society as a whole, we shall have to resolve that this totally condemnable incident are not recorded. Let us resolve to create a conducive situation for the safety, dignity of our mothers, sisters, daughters of Indian women. देश के सबसे ताकतवर और ऊंचे पदों पर बैठे नेताओं के बयान ये तो बताते हैं कि उन्हें भी देश के गुस्से का अंदाजा है और देश की मांग का एहसास है, लेकिन क्या इसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? अभी तो कानून के सबसे बड़े देश के न्यायाधीश के सामने ये रखा है, वो जो रिकमेंडेशन आएंगे वो हम स्वीकार करेंगे। अपना विश्वास उनको दिलवाना चाहता हूं कि जो भी कदम सरकार को उठाना पड़ेगा, कठोर से कठोर कदम उठाकर इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द देगी। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अपराध पिछले 13 दिनों में भी उसी रफ्तार से हो रहे हैं। क्या आपको ये भरोसा है कि सरकार उस पूरे मसले पर नहीं, यही आगे भरोसा बढ़ेगी? नहीं है, तभी तो लोग इकट्ठे होते हैं। इसी भरोसे के लिए इकट्ठे, क्योंकि ये सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं है। आज नारी उत्पीड़न को लेकर पूरी की पूरी देश की जनता सड़कों पर उतर चुकी है, परंतु हमारी असंवेदनशील सरकार, असंवेदनशील पुलिस और ये सारा का सारा प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। It's almost like अभी बदलना चाहिए। It has to change now. अभी नहीं तो फिर कब होगा? कॉम्प्रहेंसिव लॉ आना चाहिए जिसमें कड़ी सजाओं की उसके अंदर प्रावधान होनी चाहिए। जनता अब भी सड़क पर है। कड़े कानून और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मांग ने जोर पकड़ रखा है। पुलिस के पहरे में जंतर मंतर से लेकर जगह जगह शांति प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरकार से ये अपील है कि वो इसका इंसाफ जल्द से जल्द करे ताकि यहाँ का सबके अंदर का जितना भी गुस्सा है वो शांत हो। अभी तक जो हुआ, अब कानून में चेंज लाओ, कोई भी अगली बेटी, अगली बहन इस तरह की दुर्घटना का शिकार ना हो। लेकिन ये गारंटी कोई नहीं दे रहा कि ऐसी हैवानियत पर आखिरकार रोक कब लगेगी। ये भरोसा जनता को कौन देगा कि उन्हें सड़क पर दोबारा उतरने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि हमारे पुरुषों को जागना होगा जो इस तरह के काम करते हैं। तो अब लगता है आपको कि इस आंदोलन को जो छिड़ा है उसको बल मिलेगा? और बिल्कुल मिलेगा और हमारा देश जागेगा, बदलेगा, जरूर बदलेगा, मैं आपको ये कह सकती हूँ। इस औरत की मृत्यु से अगर हम सीरियसली आत्ममंथन करें और सभी सिस्टम्स को चेंज करें, तब कुछ बात, उसकी डेथ
एक कारणसर हुई और वो हिंदुस्तान में परिवर्तन ला सकी, वैसे कह सकते। बयानों से काम नहीं चलने वाला, नेता भी जान चुके हैं और जनता भी समझ रही है। जिन ठोस कदमों के लिए जनता सड़क पर है वो अब तक उठाए नहीं गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या देश का गुस्सा बेकार जाएगा? और इसी बड़े सवाल पर हम चर्चा करेंगे कि क्या देश का गुस्सा बेकार जाएगा, क्या सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, कौन उठाएगा और उन्हें उठाए जाने में क्या कोई देरी होगी या जल्द से जल्द वो सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि हालात बदलें। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं जिनके साथ हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुमित रे हैं जो क्रिटिकल केयर मेडिसिन गंगाराम हॉस्पिटल से हैं। हमारे साथ सुभाष चाकमा जी हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, डायरेक्टर हैं एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स। हमारे साथ मानी त्रिपाठी हैं, सचिव हैं बीजेपी। हमारे साथ किरण बेदी हैं, पूर्व IPS और सामाजिक कार्यकर्ता। हमारे साथ मेरे सहयोगी विजय विद्रोही इस चर्चा के दौरान रहेंगे। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस का आज का मुद्दा है कि क्या देश का गुस्सा बेकार जाएगा। और वानी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि क्या देश का गुस्सा बेकार ना जाए उसके लिए क्या होना चाहिए सबसे पहले कदम? सबसे पहले तो जो आज की ये जो दुखद समाचार है बच्ची को लेकर, बहुत सांत्वना और संवेदना व्यक्त करना चाहती हूँ उसके स्वजनों और परिवारों के साथ। सिर्फ उस परिवार ने एक बेटी नहीं खोई, शायद हमारे पूरे राष्ट्र ने एक बहुत ही बहादुर बेटी खोई है। देश का जो गुस्सा है, मुझे लगता है वो ये शायद एक ऐसा मौका है हमारे देश के इतिहास में जब हमने भूतो न भविष्यति ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा कि इतने सारे युवा, इतने सारी युवतियां निकली हों, प्राकृतिक रूप से खुद अपने जोश को, अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए निकले हों। तो जरूर कहीं ना कहीं इस देश का युवा किसी एक ऐसे विचार की तरफ इंगित कर रहा है जो शायद हम पूरी तरह से उसका संदेश समझ नहीं पा रहे। वाणी जी, कोई पांच बातें ऐसी बता दीजिए। आज भी जब बच्चों की सुबह की बात, वाणी जी कोई 5 बातें आप ऐसी बता दीजिए जो ये सरकार करे ताकि देश का गुस्सा जो है ये बेकार ना जाए। बिल्कुल मृत्युदंड ही इस किस्म के भयानक नृशंस अपराध का बिल्कुल निराकरण होना चाहिए, मृत्युदंड। दूसरा, जब हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करते हैं तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स उन हजारों केसेस के लिए भी हों जो देश भर की अलग अलग अदालतों में पड़े हैं और सुनवाई के कायल हैं। तीसरा, जहां तक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की जब हम बात करते हैं तो उसकी परिभाषा भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ना हो, उसकी परिभाषा ये हो कि जिस व्यक्ति ने इस किस्म के नृशंस कुकृत्य को किया है उसे जो पीड़ित है उसे इंसाफ मिले। चौथा, हमें जेंडर सेंसिटाइजेशन करना पड़ेगा पुलिस फोर्स का। अगर कोई महिला थाने जाती है, कोई युवती थाने जाती है तो एक स्पेशल टास्क फोर्स हो जो इस किस्म के मुद्दों को हैंडल कर सके, उसकी रिपोर्ट त्वरित रूप से लिखी जा सके। और पांचवा, कहीं न कहीं इन बच्चियों को हमें डिफेंस की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्योंकि हमारा सिस्टम तो उन्हें सुरक्षित करने के लिए ने बताया जो 5 कदम सरकार को उठाने चाहिए जिससे जो देश का गुस्सा है वो बेकार नहीं जाएगा। हम अपने बाकी मेहमानों से भी जानेंगे कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि देश का गुस्सा बेकार ना जाए। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या देश का गुस्सा बेकार जाएगा। किरण जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि देश का ये गुस्सा बेकार ना जाए। मैं सुबह से बहुत सारे चैनल्स पे बोल रही हूं कि ये दिन हमको निर्भय दिवस बना देना चाहिए। और निर्भय दिवस का मतलब ये है कि इस वक्त निर्भय हो। मैं स्लोगन दे रही हूं, मैं भी निर्भय, तू भी निर्भय, अब तो सारा देश है निर्भय। निर्भय का मतलब निडर। अब निडर होना चाहिए। मां को अपनी बेटी को निडर बनाना है, बेटी को
पुलिस में जाने के लिए निडर बनाना है। पुलिस वाले को केस दर्ज करने के लिए अपने अफसरों से निडर होना है, पॉलिटिशियन से निडर होना है, और कचहरी को डिफेंस वकीलों से निडर होना है, ताकि जब जमानत देने लगे तो कंडीशनल बेल दे या जमानत ना दे। अब निडरता का, और अगर कोई महिला के साथ साथी है तो वो भी निडरता से उसकी सुरक्षा कर सके। इस वक्त निडरता का माहौल हमको बनाना होगा। अगर हम आज इसको निडर दिवस बना दें, क्योंकि ये याद रखें 29 दिसंबर को ये निडरता का है, क्योंकि अगर महिला निडर हो गई तो वो पुलिस को रिपोर्ट करेगी, और पुलिस अगर निडर होगी और आंकड़ों से डरेगी नहीं, पॉलिटिशियन से नहीं डरेगी, तो कायदे की पुलिसिंग हो जाएगी, उससे कचहरियों में सजा देनी आसान हो जाएगी। जी, तो मैं ये कहना का मतलब ये है कि किरण जी, आपने बहुत कुछ करने को है, लेकिन मैं एक मुद्दा उठा रही हूँ इस वक्त, सबको ये प्रतिज्ञा वो हमको आज ये निर्भय दिवस बना के जाएंगे, ताकि हम लोग जी ठीक निडर हो जाएंगे, ये प्रतिज्ञा लें। लेकिन सुहास जी, क्या ये प्रतिज्ञा लेने से महिलाएं निडर हो जाएं, समाज में सब निडर हो जाएं, लेकिन पुलिस कानून, क्या इसमें बदलाव की जरूरत नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है पुलिस स्टेशन में ज़रूरी है। ये वायलेंस क्राइम्स तो होता रहता है, लेकिन जब कोई आदमी कंप्लेन करने के लिए जाता है, पुलिस उसको रजिस्टर नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से इस देश में 50% जो पॉपुलेशन है वो औरतें हैं, तो मेरे ख्याल से हर पुलिस स्टेशन में रेप केसेस और सेक्सुअल वायलेंस जो केसेस है उसको रजिस्टर करने के लिए खाली महिलाएं ऑफिसर होना चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ये मेल करे या फीमेल करे, रजिस्ट्रेशन लेवल पे उसमें खाली महिलाएं होना चाहिए, एक ये। और दूसरा चीज़ मेरे ख्याल से जुडिशियरी को खुद सेंसिटिव होना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर है, एसपीएस राठौर और केपीएस गिल, जिन्होंने कोर्ट ने कन्विक्शन दिया है, वो जो पनिशमेंट दिया है दैट्स इटसेल्फ लीनिएंट। खाली 3 महीने का जो सजा दिया केपीएस गिल को, उस 3 महीने को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जस्ट बिकॉज ही वाज अ डेकोरेटेड ऑफिसर। अगर हम इस मतलब इसमें एक कोर्ट को मौका लेना चाहिए था कि केपीएस गिल जैसे पुलिस ऑफिसर को अगर सजा होता है तब देश में जागरूकता बढ़ता है। मतलब पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है और जुडिशरी में भी जेंडर सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। आपसे अलका, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपके मुताबिक ये सबसे पहले कदम होने चाहिए, यहाँ बदलाव की जरूरत है? बदलाव की हर जगह जरूरत है। मैं पहले डॉक्टर किरण बेदी ने जो बात कही है, डर को निकालना है, और वो डर निकालकर उनमें डाल देना है जो अपराध या इस घृणित जगह को अंजाम दे रहे हैं। ये डर हमसे निकलकर उनमें जाना बहुत जरूरी है। हमसे तो निकल जाएगा, लेकिन सामने वाले में अगर भी कानून का, पुलिस का डर और खौफ नहीं बैठता तो कहीं ना कहीं हमारा डर निकालना वो आधा सफर है। पूरा तब होगा जब उनमें भी डर बैठ जाएगा। और बिल्कुल मैं कहूंगी सरकार और समाज दोनों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। मैं सरकार का अंग नहीं हूं, पर मैं समाज का अंग हूं। आज भी मैं हर एक से कहूंगी, बाहर निकलेंगे तो 50 पुरुषों में एक महिला, जो रेशो है आपको सड़क पे काम करते बस स्टैंड पर 50 में एक महिला मिलेगी, और जब वो एक महिला दिखती है तो उसमें से 50 में से 5 ऐसे हैवान होते हैं जो उस महिला को हवस का शिकार बनते हैं। तब समाज के इन 45 लोगों की पहली जिम्मेदारी बनती है एक कवच बनकर, सुरक्षा कवच बनकर आगे आने की। तो समाज को आगे आना है, सोच और अपनी मानसिकता बदलनी है, और सरकारें भी अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारियों से कतई पीछे नहीं हट सकती। सरकारें अपनी जिम्मेदारी से पीछे ना हटे। इसमें एक सवाल कहीं ना कहीं, आज उस लड़की की मौत हो गई है, लेकिन डॉक्टर सुमित रे, आप क्रिटिकल केयर मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, एक सवाल कहीं ना कहीं बार बार ये उठ रहा है कि आखिर सिंगापुर क्यों ले जाया गया? क्या देश में वो इलाज नहीं हो सकता था? आज अब उसको वहां से वापस यहाँ लाया जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से तो इनको अभी इस लेडी को क्रिटिकल केयर की ज़रूरत थी। ट्रांसप्लांट का कोई चांस ही नहीं था इस टाइम पे, और इस समय में क्रिटिकल केयर हमारे देश में काफ़ी वेल डेवलप्ड है। पर्टिकुलरली दिल्ली एनसीआर एरिया में काफ़ी सारे हॉस्पिटल हैं जो बहुत ही वेल इक्विप्ड हैं, डॉक्टर्स बहुत ही वेल ट्रेंड हैं, और ये सिंगापुर का जो माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल है ये पर्टिकुलरली नोन नहीं है क्रिटिकल केयर के लिए। मैंने तो अपने स्पेशलिटी में मैंने कभी खास इसका नाम नहीं सुना है, तो मेरे को कोई खास रीज़न नहीं लगा ये रिस्क लेना कि शिफ्ट करना किसी सीरियसली इल पेशेंट को, कि आगे पहुँच के कुछ बहुत सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिले पेशेंट को, फिर दैट इज़ वर्थ इट, ये रिस्क फिर लेना चाहिए। पर हमें लगता है कि कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं मिलने वाला था ये ट्रांसपोर्ट करके पेशेंट को, और उनको और ट्रांसपोर्ट में खतरा बढ़ सकता। किरण बेदी जी लगातार अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रही हैं। जी किरण जी। छोटी सी बात, जब मैंने निर्भय बोला तो महिलाओं के लिए निर्भयता बोला, पुलिस के लिए, लेकिन लड़कों के लिए जिम्मेवार बना, उनको हम जिम्मेवार बनाए। और दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूं कि जवाबदेही,
जब तक पुलिस की एक्सटर्नल ऑडिट नहीं होगी, जिसको मैं बार बार सेल्फ सोशल ऑडिट कह रही हूं, हर साल एक्सटर्नल ऑडिट हो, जैसे सीएजी अकाउंट्स की करती है, ऐसे परफॉर्मेंस ऑडिट बहुत जरूरी है। नहीं तो पुलिस किसी से नहीं डरेगी। पुलिस और सरकार की साझेदारी होती है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना। हमको बाहर से कुछ प्रोफेसर्स, लॉयर्स, कोई जजेस की टीम बनाए जो कि इनको सालाना ऑडिट करे कि इन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग कैसे की, इनकी इन्वेस्टिगेशन, इनकी क्राइम प्रिवेंशन, इनकी ट्रेनिंग, इनका ऑडिट हो और ऑडिट की रिपोर्ट छपे हर साल। ना कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए और कहा जाए कि इतने रेप पिछले साल हुए, इतने साल इस बार हुए, इतने ये कम, इतने ज्यादा। आंकड़ों से हट के हम लोग एक ऑडिट सिस्टम पर आए, एक सोशल ऑडिट हो, एक सामाजिक ऑडिट हो। विजय, आप इस पर प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे? नहीं, मुझे तो एक पहली प्रतिक्रिया देनी थी। प्रफुल्ल पटेल कह रहे थे कि राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार होना चाहिए। जिस देश में आप जिंदा महिला का सम्मान नहीं हो पाता, उस देश में आप मृत महिला को राजकीय सम्मान देने का ये जो नाटक चलता है, ये नाटक तो सबसे पहले बंद होना चाहिए। दूसरा, जहां तक रेप केसेस की बात है, मुझे लगता है महिला थाने होने चाहिए, महिला अधिकारी जांच करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले जाएं, डे टू डे हियरिंग में उनका सुनवाई हो, जल्द से जल्द फैसला हो। एफएसएल की रिपोर्ट आने में बहुत बार टाइम लगता है, एफएसएल की रिपोर्ट समय पर आए। एविडेंस एक्ट में बहुत बड़ा चेंज आना चाहिए कि जो गवाही हो उसमें कोई न्यायिक अधिकारी उस समय मौजूद हो, ताकि बार बार एविडेंस और बार बार इस तरह की चीजों में फिर समाज का प्रेशर और दूसरे प्रेशर बहुत दखल देने लगते हैं। मुझे लगता है ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, महिला संगठनों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि शीला दीक्षित ने जिस हेल्पलाइन की घोषणा की है, वो हेल्पलाइन आगे चलती है या नहीं चलती, इस पर महिला संगठनों को नजर रखनी चाहिए। किरण जी, आपसे सुहास जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, हम आपके पास आऊंगे। लेकिन किरण जी, महिला पुलिस थाने बनाए जाएं, नहीं तो कम से कम जो पुलिस थाने हैं वहां पर महिला अधिकारी हो, क्या ये संभव है और इसके सामने क्या दिक्कतें हैं? मैं कंबाइंड पुलिस स्टेशन के हक में हूं, मैं अलग महिला पुलिस के हक में नहीं हूं। मैं चाहती हूं कि दोनों मिलके काम करें, हर थाने में महिला पुलिस अफसर हो, ना कि उनको अलग छोड़ दें। मैं चाहती हूं मिलके काम करें। जब मिलके काम करते हैं तो मिला हुआ जो रिस्पांस है वो बेटर है बनिस्बत के अलग का रिस्पांस। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब सुहास जी, आप प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे इस पर? नहीं, इसमें पूरा सहमत है, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था, सरकार की नीयत खराब है। पहली बार ये जो ट्रांसफर किया गया है सिंगापुर में, मेरे ख्याल से लगता है कि देश में और ज़्यादा प्रोटेस्ट ना हो, उसको रोकने के लिए वहाँ पे विदेश में भेज दिया। दूसरा चीज़ है, एक ही इशू मुद्दे के लिए आपने जस्टिस वर्मा और जस्टिस उषा मेहरा का 2 कमेटी बनाया है, और इसमें क्या होगा, 2 कमेटी का अलग सा रिकमेंडेशन आएगा और बाद में सरकार कोई जो रिकमेंडेशन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। तो एक ही इशूज पे 2 कमीशन डिक्लेयर करने का मतलब क्या है? अलका, आप इस पर क्या सोचती हैं? एक ही मामले पर 2 कमीशन बनाना, यहां से ट्रांसफर करना, तब जबकि ये सवाल उठ रहे हैं लगातार कि क्रिटिकल केयर की जरूरत थी तो वो देश में मिल सकती थी। सरकार की नीयत पर भी सवाल उठ रहे हैं लगातार। एक कमेटी और एक आयोग है, वही मैं कह रही हूँ, दोनों में फर्क है। कमेटी और आयोग में फर्क है, दोनों एक चीजें नहीं है। आयोग अपनी रिकमेंडेशन देगा, क्या सुझाव लोगों से आ रहे हैं, और जो दूसरी है वो इस केस के ऊपर जांच करके जो सजाएं होनी चाहिए उसे सुनिश्चित करेंगे। तो दोनों अलग थे। और सरकार के ऊपर मैं कहूंगी, अभी तो ये है कि सबसे बड़ा हमारी लड़ाई थी पीड़ित लड़की को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसके बाद इतनी लड़ाइयां बन चुकी हैं कि पुलिस कांस्टेबल की डेथ का कारण क्या है, महिला को सिंगापुर ले जाना चाहिए था या नहीं, उसकी डेथ यहीं हो चुकी थी। तो इतनी बातें, इतने प्रश्न उठ चुके हैं। तो मुझे लगता है, मैं माफी चाहूंगी अगर आप मुझसे एज अ महिला पूछेंगी जो पहले दिन से इस पीड़ित लड़की को की लड़ाई में शामिल हूं, और उन तमाम महिलाओं की तरफ से भी मैं कहूंगी, हमें अपनी लड़ाई से भटकना नहीं है। बीजेपी की भी बहुत बड़ी नेता ने कहा कि उसकी डेथ तो यही हो चुकी थी, उसे सिंगापुर क्यों ले जाया गया, और सिंगापुर की भी सरकार और पुलिस ने 2 दिन एक डेड बॉडी को ट्रीट किया होगा। मैं माफी चाहती हूं। अगर आपको राजनीति बिल्कुल करनी है कि कांस्टेबल की डेथ कैसे हुई या लड़की को सिंगापुर डेड ले जाया गया, नहीं, ये राजनीतिक फायदे के लिए मुद्दे उठाना अच्छी बात है, इसकी जांच होनी चाहिए और करिए, लेकिन असल मुद्दे से कतई मत। असल मुद्दा क्या है आपके मुताबिक? असल मुद्दा यही है कि लड़की को न्याय मिले, कड़े कानून लाए जाए, और सिर्फ नहीं, तमाम जो लड़कियां पीड़ित हैं इस तरह के मामलों से, तमाम
तमाम लड़कियों की बात कर रही हूँ। मुझे बहुत मैसेज आए कि अलका जी दिल्ली की लड़की के साथ ऐसा हुआ, तो आप चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं न्याय के लिए, जब तमाम देश की लड़कियों के साथ। और मैं माफी चाहूंगी, इस लड़की का ना नाम मालूम है, ना शक्ल, ना मेरी रिश्तेदार है। ये लड़की को मैं भारत की, हिंदुस्तान की एक लड़की की तरह देख रही हूँ, और उस लड़की की तरह जो रोज बलात्कार की शिकार हो रही है, जिसे न्याय नहीं मिल रहा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस लड़की को सिर्फ दिल्ली की एक लड़की मानकर अगर आप देख रहे हैं तो बहुत छोटा इस लड़ाई को कर रहे हैं। जी नहीं, इस लड़ाई को तो बहुत बड़ा कर दिया गया, उन तमाम लोगों ने बड़ा कर दिया है जो सड़कों पर उतरे हैं, जो लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, और वो आवाज किसी सूरत में दब भी नहीं रही है। इस पर किरण जी और देखिए, ये जो लड़ाई अगर इतना बड़ा रूप लिया तो इन्हीं लोगों की वजह से, जो आम युवा, आम महिला सड़कों पर है, जाए, सिर्फ वही एक कारण है जहां तक हम कहना चाहते हैं कि नारी उत्पीड़न आज से नहीं, कई समय से चल रहा है, और ये पुरुष प्रधान समाज जो है वो इसका सख्त जिम्मेदार है। और आज नारी उत्पीड़न को लेकर पूरी की पूरी देश की जनता सड़कों पर उतर चुकी है, परंतु हमारी असंवेदनशील सरकार, असंवेदनशील पुलिस और ये सारा का सारा प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या देश का गुस्सा बेकार जाएगा, क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, वो गुस्सा बेकार ना जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान हो। किरण जी, आपसे मेरा सवाल कि क्या ये भी एक बार बार सवाल उठता रहा है और एक सुझाव लोगों की तरफ से दिया जाता रहा है कि मेट्रो में, बड़े शहरों में जो पुलिसिंग है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है, किस तरह के बदलाव होने चाहिए? मेट्रो पुलिसिंग में नहीं, हर जगह पब्लिक को, कम्युनिटी पुलिसिंग जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, पब्लिक और पुलिस मिलके काम करना चाहिए। और ये मैं पहली बारी नहीं बोल रही, मैं थ्योरी नहीं बोल रही, हम लोग करते आए हैं। जिन्होंने क्राइम प्रिवेंशन ठीक से किया और जिन जिन के टर्म में क्राइम कंट्रोल में रहा, उन लोगों ने, हम लोगों ने क्राइम और कम्युनिटी पुलिसिंग मिलके किया। जब मैं सिविल डिफेंस का नाम लेती हूँ, होम गार्ड्स का, सिटीजन वार्डन का, एनसीसी स्टूडेंट्स का, एनएसएस का, मेरा मतलब यही होता है कंबाइंड पेट्रोलिंग करना, और ये रेगुलरली हमको करना चाहिए। ये अच्छी पुलिसिंग में इधर ही नहीं, विदेशों में भी होता है और हम लोग करते आए हैं। ये कोई इम्पोर्टेड बात नहीं है। हम लोग गांव वालों के साथ ठीक रिपेयर करते आए तो क्राइम कंट्रोल करते आए। ये सिस्टम, प्रथाएं टूट गई। इसलिए मैंने हाथ पहले खड़ा किया था कि जस्टिस वर्मा और जस्टिस उषा वर्मा को इन्होंने अलग अलग क्यों रखा है? इनको मिलके करना चाहिए। और जस्टिस उषा वर्मा को और ये मिलके ये पता करें कि कौन से क्राइम सिस्टम्स दिल्ली पुलिस ने नहीं अपनाए और आम पुलिस को अपनाने चाहिए थे लगातार, जिसको कहते हैं डेली प्रिवेंटिव कम्युनिटी पुलिसिंग करना। वो कौन सी चीजें थी जो बिल्कुल टूट गई थी, जो वापस लानी चाहिए, और उसके बाद सोशल ऑडिट हो ताकि हर साल ये हमारे पास दोबारा काम ना बने, क्योंकि काम भी करे और उसका ऑडिट भी हो। अभी देखना होगा, ये पैसे का ऑडिट करते हैं, परफॉर्मेंस का ऑडिट नहीं करते। कुछ नहीं किया गया कर रही थी कि इस करना, ये बात करनी जरूरी है। ये जरूरी है और ये पता किया जाए कि क्या क्या प्रिवेंटिव पुलिसिंग के कदम उठाए नहीं गए थे, और ताकि वो उठाए जाएं आगे, क्योंकि अभी बातें हो रही हैं, कहा जा रहा है बहुत कुछ, लेकिन क्या होगा जमीनी स्तर पर वो देखना बहुत जरूरी होगा।